फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक मेरे नए लेक्चर में, जो कि आज अपनी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी प्रीवियस 10 ईयर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे कंप्लीट में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लास जो होगी यूपी पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर सीएस एवं आईटी सभी ब्रांचों के लिए होगी। और नोट में यहाँ पर लिखा गया कि यूट्यूब पर सबसे सरल एवं आसान भाषा में आप लोगों की ये क्लास जो कि प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। यदि कोई भी स्टूडेंट है जो इस क्लास को देख लेता है, मैं गारंटी देता हूँ कि वह अवश्य ही अपने पेपर में पास हो जाएगा। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को साथ में बताएंगे। तो चलिए आप लोग अपना कापी और पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है कि वह क्या होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वह क्या होता है कि यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करना होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी यदि हम लोग क्या करते हैं सर्विस को प्रदान करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। यदि भी कोई भी चीज़ है जो इंटरनेट के माध्यम से क्या हो रही है, सर्विस प्रदान कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आई होप दोस्तों कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है कि यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब को आप लोग लिख सकते हैं कि जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जिस पर क्या होता है कि बहुत से जो कि करोड़ों यूजर जो होते हैं वो अपने फाइल को यानी कि वीडियो को पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ठीक है, जब वीडियो को अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब पर तो उसके लिए उनको क्या आवश्यकता होती है, तो उसके लिए उनको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां होती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या पूछेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की चुनौतियों के बारे में बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, इनके बारे में कंप्लीट में एक्सप्लेन कीजिए। चलिए इस दूसरे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चुनौतियां जो होती है वो कौन होती है कि सिक्योरिटी एवं प्राइवेसी की चुनौतियां आती हैं, का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पोर्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इंट्रोपरेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो पहली कौन सी चुनौती आती है जो हमारे की सिक्योरिटी एवं प्राइवेसी। तो सिक्योरिटी एवं प्राइवेसी क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सुरक्षा और सूचना की गोपनीयता सबसे बड़ी चुनौती है। इनक्रिप्शन सुरक्षा हार्डवेयर और सुरक्षा अनुप्रयोगों को नियोजित करके सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर दूर किया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कहते हैं। दूसरी हम लोग को कौन सी चुनौती आती है, पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी क्या होता है, तो पोर्टेबिलिटी क्या आता है। तो चलिए पोर्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। देखिए पोर्टेबिलिटी किसे कहते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक और चुनौती होती है जो कि अनुप्रयोगों को आसानी से एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे में माइग्रेट किया जाना चाहिए। वेंडर लॉक इन नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी तक संभव नहीं है क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर में प्रत्येक अपने प्लेटफॉर्म के लिए विभिन्न मानक भाषाओं का उपयोग करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद इंट्रोएबिलिटी की भी एक बहुत ही सामना करना पड़ता है। इंट्रो पर एबिलिटी क्या होता है कि जो कि इसका मतलब होता है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के सर्विसों को एक साथ कंबाइन करने में सक्षम होना चाहिए। यह बेस सर्विस के माध्यम से संभव है, लेकिन
ऐसी वेब सर्विस का विकास बहुत ही जटिल होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस होती है। कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस में भी ये क्या होती है, इसकी एक चुनौती का जो कि सामना करना पड़ता है। कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस का जो कि सामना करना पड़ता है। देखिए कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस क्या होता है, जो कि क्लाउड पर डेटा गहन अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च नेटवर्क बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च लागत होती है। कम बैंडविड्थ क्लाउड एप्लीकेशन के लिए वांछित कंप्यूटिंग प्रदर्शन को पूरा नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का कौन सा आता है कि रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी का सामना करना पड़ता है। रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी का सामना करना पड़ता है। देखिए इसमें क्या होता है कि क्लाउड सिस्टम का विश्वसनीय और मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश व्यवसाय अब थर्ड पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसों पर ही निर्भर हो रहे हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ सकता है कि जो कि तीसरा प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो कि कितनी प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं, उनके बारे में जो कि कंप्लीट में डिस्कस कीजिए। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। जो कि देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। जो कि पहला सर्विस मॉडल होता है IaaS। दूसरा सर्विस मॉडल क्या होता है PaaS। और तीसरा सर्विस मॉडल कौन सा होता है SaaS। देखिए जो पहला सर्विस मॉडल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा PaaS को क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीसरा SaaS को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। चलिए पहले को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि IaaS किसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस किसे कहते हैं। तो देखिए जो हमारा IaaS होता है वो क्या होता है कि ये सर्विस सेल्फ सर्विस मॉडल के होते हैं, जिसमें कि मॉनिटरिंग, एक्सेसिंग और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी रिमोट लोकेशन से मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सर्वर, फायरवॉल, राउटर, सीडीएन आदि। यानी कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सर्वर, फायरवॉल, उसके बाद राउटर, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। और IaaS क्या होता है, जो कि हमारा ये सर्विस सेल्फ मॉडल के होते हैं, जिससे कि मॉनिटरिंग, एक्सेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी रिमोट लोकेशन से मैनेज करने की प्रक्रिया ही IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कराता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सर्वर्स, फायरवॉल, राउटर, सीडीएन आदि। दूसरे चलते हैं, जो कि दूसरी हमारी कौन सी सर्विस होती है, PaaS। इसका पूरा नाम क्या होता है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसका पूरा नाम क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यह क्या करता है कि जो कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि हमारा प्लेटफॉर्म किस प्रकार है, और यह बताता है कि यह सेंट्रलाइज IT ऑपरेशन से कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक सेल्फ सर्विस मॉडल की पंक्ति प्रदान करता है, जैसे कि ईमेल सर्वर्स, जीमेल, outlook.com आदि क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा हम लोग कौन सा सर्विस आता है, सास को क्या पूरा नाम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस किसे कहते हैं। देखिए सास को एक वेब एक्सेस करता है, वो एप्लीकेशन को डिलीवर करने के लिए, जो कि थर्ड पार्टी वेंडर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसकी यूजर इंटरफेस केवल क्लाइंट की ओर एक्सेस किया जाता है। यानी कि जो सास होता है क्या करता है कि ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने का काम करता है, जैसे कि गूगल ऐप इंजन, गूगल ऐप इंजन गूगल ऐप इंजन, क्लाउड फाउंड्री आदि क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी प्रकार की हमारी सर्विसेज होती हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि सर्विसेज 3 प्रकार की होती हैं। पहला IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा जो होता है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है कि
ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हमें यह बताता है कि जो कि हमारी जो सर्विस होती है कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है? क्योंकि स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया गया है, उसमें मॉनिटरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी एक्सेसिंग किस प्रकार से कर सकते हैं और उसके रिमोट लोकेशन जो होता है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वर्स, फायरवॉल, राउटर, सीडीएन आदि हैं। उसके बाद जो हमारा आता है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस किसे कहते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो हमारा होता है एक सेंट्रलाइज्ड आईटी ऑपरेशन को कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन को प्रतिबंधित करने के लिए ये डेवलप किया गया होता है, जो कि ये बताता है कि वो हमारा प्लेटफॉर्म किस प्रकार से है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहते हैं। इसके एग्जांपल जो होते हैं ईमेल सर्वर, जीमेल, आउटलुक.com इसके एग्जांपल हैं। तीसरा हम लोग कौन सा सर्विस आता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है कि यह बताता है कि हमारा जो कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। जैसे इसके एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन, एसएपी, हैंडमा, क्लाउड फाउंड्री आदि इसके क्या हैं, एग्जांपल हैं। आई होप दोस्तों कि इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो हम लोग क्या दिया है कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, उसमें अंतर बताइए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारा पब्लिक क्लाउड होता है, ठीक है, पब्लिक पब्लिक मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसके लिए किसी किसी भी इंक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि पब्लिक क्लाउड कहते हैं। और जो हमारा प्राइवेट क्लाउड होता है, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड होता है उसे प्राइवेट क्लाउड किसे कहते हैं, प्राइवेट क्लाउड को सभी लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड जिसके लिए बनाया गया होता है सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन हम लोग क्या दिया कि व्हाट इज एसएलए। एसएलए क्या होता है, एसएलए की प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में बताइए, यानी कि एसएलए के कितने प्रकार के टाइप होते हैं, इनके बारे में कंप्लीट में डिस्कस करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यदि आप लोग को पूछे पेपर में कि एसएलए क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि एसएलए का पूरा नाम जो होता है कि सर्विस लेवल आर्ग्यूमेंट, यानी कि एसएलए जो हमारा होता है क्या होता है, एक सर्विस लेवल आर्ग्यूमेंट होता है। और यह एक व्यवसाय और कस्टमर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जो विवरण को आउटलाइनिंग करता है कि दोनों पक्षों में लेन देन की सहमति व्यक्त की है। किसी संगठन का उपयोग करने वाले एसएलए के प्रकार कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्भर करते हैं, जबकि कुछ को व्यक्तिगत कस्टमर समूहों पर लक्षित किया जाता है, अन्य लोग पूरी कंपनियों के लिए रिलीवेंट एक्सेस पर चर्चा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक उपयोग तो सबसे पहला एसएलए हम लोगों को कौन सा आता है कि कस्टमर बेस्ड एसएलए। तो कस्टमर बेस्ड एसएलए क्या होता है कि जो इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट का उपयोग व्यक्तिगत कस्टमर के लिए किया जाता है और इसमें सभी रिलीवेंट सर्विस को शामिल किया जाता है जिसकी कस्टमर की आवश्यकता होती है। केवल एक आर्ग्यूमेंट का लाभ उठाते हुए इसमें सेवा के प्रकार और गुणवत्ता के बारे में विवरण जिस प्रकार सहमति दी गई है। उदाहरण के लिए एक टेलीकम्युनिकेशन सेवा में वॉइस कॉल, मैसेजिंग और इंटरनेट सर्विस शामिल है, लेकिन यह सभी एक ही आर्ग्यूमेंट के तहत मौजूद हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर बेस्ड एसएलए कहते हैं। दूसरा एसएलए हम लोग को कौन सा आता है कि सर्विस बेस्ड एसएलए। सर्विस बेस्ड एसएलए किसे कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो कि सर्विसेज किस प्रकार से प्राप्त होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस बेस्ड एसएलए कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि यह एसएलए एक आर्गुमेंट है जिसमें अपने सभी ग्राहकों के लिए एक समान प्रकार की सेवा शामिल है, क्योंकि सेवा एक अपरिवर्तनीय मानक तक सीमित है। यह विक्रेताओं के लिए अधिक सरल और सुविधाजनक है। उदाहरण के लिए एक आईटी हेल्प डेस्क के बारे में सेवा आधारित समझौता का उपयोग करने का मतलब यह होगा कि वह वहीं सभी अंत उपयोगकर्ताओं के लिए मान्य और सेवा आधारित एसएलए का हस्तक्षेप करें। तीसरा एसएलए कौन सा हमारा आता है कि मल्टी लेवल एसएलए। मल्टी लेवल एसएलए किसे कहते हैं, मल्टी लेवल एसएलए किसे कहते हैं, मल्टी लेवल एसएलए किसे कहते हैं। तो देखिए यह एसएलए क्या होता है कि यह एग्रीमेंट इंड यूजर कंपनी की ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित है। यह उपयोगकर्ताओं को अधिक उपयुक्त सेवा बनाने के लिए ये कई सिस्टम में कई कंडीशन को इंटीग्रेट करने की अनुमति देता है। और जो यह मल्टी लेवल एसएलए होता है यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला कौन सा प्रकार होता है जो कि कारपोरेट कारपोरेट एसएलए, कारपोरेट लेवल एसएलए। दूसरा कौन सा प्रकार होता है कि कस्टमर कस्टमर लेवल एसएलए, कस्टमर लेवल एसएलए।
तो कॉर्पोरेट लेवल SLA क्या होता है कि इस SLA को लगातार अपडेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके मुद्दे आमतौर पर अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल SLA होता है, इसको बार बार अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके जो मुद्दे होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। कि कस्टमर लेवल में क्या होता है कि उन सभी सेवा मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो ग्राहक को एक विशिष्ट समूह के लिए जुड़े होते हैं। हालांकि यह उपयोगकर्ताओं और सेवाओं के प्रकार को ध्यान में नहीं रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि कस्टमर लेवल SLA कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि SLA क्या होता है और SLA कितने प्रकार का होता है। छठवां प्रश्न आप लोगों को क्या दिया कि स्टैटिक एवं डायनेमिक शेड्यूलिंग क्या होता है, इनके बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि ये भी क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर में कई बार पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए डायनेमिक शेड्यूलिंग क्या होता है कि डायनेमिक शेड्यूलिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसमें डाटा फ्लो और इंस्पेक्शन बिहेवियर को बनाए रखते हुए हार्डवेयर इंस्टॉलों को कम करने के लिए इंस्ट्रक्शन एजुकेशन को रीअरेंज करता है। डायनेमिक शेड्यूलिंग की जो कि हमारे कई फ़ायदे होते हैं, ठीक है। डायनेमिक शेड्यूलिंग क्या होते हैं, कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि यह उन मामलों को संभालता है जब निर्भरता संकलन समय पर अज्ञात होती है। दूसरा, यह कंपाइलर को सरल बनाता है। तीसरा, यह एक पाइपलाइनिंग के लिए अलग पाइपलाइनिंग पर कुशलतापूर्वक चलने के लिए कंबाइंड कोड की अनुमति देता है, ठीक है। और जो इसका हानि क्या होते हैं, इसके हानि क्या होंगे, ठीक है। ये तो इसके फायदे थे, ठीक है। इसकी हानि की बात करें तो कि हमारा इसका हानि क्या होता है कि ये हार्डवेयर जटिलता में महत्वपूर्ण वृद्धि, बिजली की खपत में वृद्धि, अपवाद उत्पन्न कर सकता है। चलिए देखते हैं जो कि हमारा स्टैटिक शेड्यूलिंग क्या होगा। स्टैटिक स्टैटिक शेड्यूलिंग किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिक शेड्यूलिंग जो होता है वह हार्ड रियल टाइम सिस्टम में कार्यों की ऑफलाइन शेड्यूलिंग के लिए एक स्टैटिक शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम को प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो हमारा स्टैटिक शेड्यूलिंग होता है वह क्या होगा कि वह डायनेमिक शेड्यूलिंग के विपरीत होता है, ठीक है, विपरीत कार्य करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि स्टैटिक शेड्यूलिंग कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोग स्टैटिक शेड्यूलिंग और डायनेमिक शेड्यूलिंग के बीच में जो कि डिफरेंट है वो कि समझ में आ गया होगा। सातवां प्रश्न जो कि आप लोग पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ और हानि के बारे में बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ व हानि के बारे में बताइए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से लाभ होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ होता है वह वर्ल्ड वाइड एक्सेस होता है। यानी कि क्या होता है वह वर्ल्ड वाइड एक्सेस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा लाभ क्या होता है वो मोर स्टोरेज, यानी कि इसकी स्टोरेज जो कि बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। और तीसरा लाभ क्या होता है इजी टू सेटअप, यानी कि इसको सेटअप करना क्या होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसको सेटअप करना बहुत ही आसान होता है। और चौथा लाभ क्या होता है कि रिड्यूस कास्ट, यानी क्या यह क्या करता है कि यह कास्ट को क्या करता है कि कम करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, ये सभी क्या होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हो गए। उसके बाद चलते हैं उसकी हानि की तरफ, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से हानि होते हैं। देखिए सबसे पहला हानि क्या होगा कि वह सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब देखिए सिक्योरिटी क्या होगा कि जब एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का उपयोग करते समय अपने अनिवार्य रूप में से डाटा को थर्ड पार्टी को सौंप रहे हैं, तथ्य यह है कि इन सर्वर को दुनिया भर में यूजर के साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो सुरक्षा में मुद्दा आती है। कंपनी के पास गोपनीय जानकारी होती है और वे हमेशा विशेष रूप में चिंतित रहते हैं क्योंकि उनके डेटा जो कि संभवतः वायरल होने की संभावना होती है। यानी कि जो हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन सभी की जो डेटा होती हैं वो इंटरनेट पर क्या करते हैं, वो सभी लोग सर्वर पर क्या करते हैं कि अपलोड किए रहते हैं। उनको एक हमेशा चिंता रहती है कि हमारे डाटा जो कि लीक ना हो। तो ये क्या होती है जो कि सिक्योरिटी को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है प्राइवेसी 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 का डिसएडवांटेज है। चौथा क्या हो गया लॉस ऑफ कंट्रोल को सपोर्ट कर, ये लॉस ऑफ कंट्रोल को सपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है कि यह इंटरनेट को भी सपोर्ट नहीं कर पाती। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जब इंटरनेट का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन अभी 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 यह हर जगह उपलब्ध नहीं है। अगर आप ऐसे लोकेशन में हैं जहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि बहुत सी जगह ऐसे भी है जहाँ पर इंटरनेट अभी उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है।
8वां क्वेश्चन जो है कि आप लोग पूछ सकता है कि हाइपरवाइजर क्या होता है। देखिए मैं आप लोग को बताऊंगा जो हमारा हाइपरवाइजर होता है वह क्या होता है कि एक हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन बनाने और चलाने के लिए एक प्रोग्राम है। हाइपरवाइजर पारंपरिक रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। टाइप 1 बेयर मेटल हाइपरवाइजर जो कि सिस्टम के हार्डवेयर पर सीधे गेस्ट वर्चुअल मशीन चलाते हैं, अनिवार्य रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में व्यवहार करते हैं। दूसरा टाइप 2 होस्टेड हाइपरवाइजर पारंपरिक एप्लीकेशन की तरह व्यवहार करते हैं, जिन्हें समान प्रोग्राम की तरह स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, आधुनिक सिस्टम में यह विभाजन कम प्रचलित है, खासकर केवीएम जैसी सिस्टम के साथ। केवीएम कर्नेल आधारित वर्चुअल मशीन होती है जो कि लिनक्स कर्नेल की एक हिस्सा है जो सीधे वर्चुअल मशीन चला सकता है। हालांकि अभी भी केवीएम कर्नल वर्चुअल मशीन चलाने के लिए सिस्टम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा हाइपर वर्जन होता है वह बेसिकली किस में यूज किया जाता है, केवीएम में यूज किया जाता है, यानी कि कर्नल वर्चुअल मशीन में इसका बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, हाइपर वर्जन करते हैं। 9वां हम लोग क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, पूछा जाता है जो कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। और लास्ट हम लोग क्वेश्चन जो क्या पूछा जाता है पेपर में कि एस ए एन क्या होता है इसके बारे में बताइए। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि जो एस ए एन होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो एस ए एन का पूरा नाम क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस का नेटवर्क होता है जिसे कि मल्टीपल कंप्यूटर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हार्ड ड्राइव वो भी एस ए एन में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मानो वो सभी कंप्यूटर के साथ लोकल डिस्क की तरह डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इससे इंडिविजुअल हार्ड ड्राइव को मल्टीपल कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जो जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क के कौन कौन से फायदे होते हैं। सबसे पहला जो इसका फायदा होता है कि ज़्यादा बड़े स्तर पर डाटा स्टोर रखने की सुविधा प्रदान करता है। नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की स्पीड जो होती है इसकी होती है कि बहुत फास्ट होती है। तीसरा फायदा जो होता है कि सारा डाटा सेंट्रलाइज्ड बैकअप पर चलता है। ठीक है, चौथा इसका बेनिफिट क्या होता है कि दूसरी स्टोरेज डिवाइसों को जोड़ना और घटाना आसान रहता है। पाँचवा क्या इसका एडवांटेज होता है कि डाटा की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और छठवां इसका क्या है फ़ायदा होता है कि काफ़ी फास्ट इसकी रिकवरी जो होती है काफ़ी फास्ट होती है, यानी कि जो कि इसमें इसकी स्पीड जो होती है क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। और दूसरा क्या होता है कि इसका फ़ायदा क्या होता है जो कि इसको बैकअप करने की क्षमता भी इसकी क्या होती है, बहुत ही तेज़ होती है। ठीक है, इसमें डाटा को स्टोर करने की क्षमता जो होती है वो भी बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, यही सब क्या है इसकी एडवांटेज हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की अपनी इस वीडियो में मैंने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रीवियस 10 ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस किया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये लोग भी आसानी पूर्वक से इस वीडियो को देख पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।